Vue.js एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड UI ऐप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। Vue में आप डेवलपमेंट कोर लाइब्रेरी से स्टार्ट कर सकते हो और आपके नीड के अकॉर्डिंगली फीचर्स ऐड कर सकते हो जो आपको एक कॉम्प्लेक्स वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करते हैं। Vue.js की कोर लाइब्रेरी आपको कंपोनेंट्स बनाने के सारे टूल्स प्रोवाइड करती है। इन कंपोनेंट्स के पास स्टेट यानी कि डेटा होता है जो जावास्क्रिप्ट में लिखा होता है और फिर उस डेटा को कंपोनेंट्स रिएक्टिवली कनेक्ट करते हैं HTML टेम्पलेट के साथ, जहां उस डेटा को वेब पेज पे डिस्प्ले किया जाता है। ये कंपोनेंट्स डेटा और टेम्पलेट को सिंक्रोनाइज भी रखते हैं और जब भी हमारे कंपोनेंट का डेटा चेंज होता है तो उसकी जो टेम्पलेट होती है वो ऑटोमेटिकली री रेंडर होती है और साथ ही साथ जो चेंज हुआ था डेटा में वो वेब पेज पे रिफ्लेक्ट होता है। डेटा और टेम्पलेट का सिंक्रोनाइजेशन इफिशिएंट रखने के लिए Vue.js बिहाइंड द सीन्स वर्चुअल डॉम का यूज़ करता है ताकि वो इफेक्टिवली चेंजेस को हैंडल कर पाए और साथ ही साथ एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी मेंटेन करके रख पाए। और ये सारे फीचर्स ही Vue.js को इतना पावरफुल और पॉपुलर बनाते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा Vue.js का क्रैश कोर्स, लेकिन वो करने से पहले हमें दो चीज़ें हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी और वो दोनों चीज़ें हैं Node.js और Visual Studio Code। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप इंस्टॉलेशन का पार्ट स्किप करके सीधा क्रैश कोर्स पे जंप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल नहीं है तो मिलते हैं हम हमारे अगले सेक्शन में जहाँ पे हम ये दोनों टूल्स इंस्टॉल करेंगे। नोड इंस्टॉल करने के लिए मैं सबसे पहली चीज़ क्या करूँगा, मैं गूगल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा Node.js। Node.js सर्च करने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी वो यूजुअली होती है nodejs.org। मुझे इस वेबसाइट पे विजिट करना है और यहाँ पे जो डाउनलोड सेक्शन है वहाँ पे आपको वर्जन दिखेगा LTS वर्जन, वो आपको डाउनलोड करना है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने में डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड थोड़ा बहुत फ़र्क लग सकता है क्योंकि सेटअप थोड़ा सा बड़ा है। अब जैसे ही ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा मैं इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दूंगा। अब ये डाउनलोड हो चुका है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरा जो इंस्टॉलेशन है उसका विजार्ड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे बोलूँगा नेक्स्ट। यहाँ पे मेरा जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, मेरा लाइसेंस एग्रीमेंट, वहाँ पे मैं एक्सेप्ट बोल के नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद जो मेरा इंस्टॉलेशन का फोल्डर है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, मैं इसको नेक्स्ट बोल देता हूँ। यहाँ पे जो इसका कस्टम सेटअप है तो मैं इसको फिलहाल जो डिफ़ॉल्ट है वैल्यूज़ उसी को रख के नेक्स्ट बोलता हूँ। अगेन मैं इस चीज़ को भी डिफ़ॉल्ट रख के नेक्स्ट करता हूँ। अब ये क्या बोल रहा है मुझे बिगिन इंस्टॉलेशन के लिए, तो मैं जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये सबसे पहले तो मुझे पूछ रहा है मेरा विंडोज़ एक वार्निंग दे रहा है, तो मैं इसको येस बोलूँगा। जैसे ही मैं येस बोलता हूँ इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इंस्टॉलेशन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो Node.js है जो अभी हमने इंस्टॉल किया वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ या नहीं ये चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए मैं मेरा रन ओपन करूँगा विंडोज़ और R दबा के, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा CMD और मैं ओके दबाऊँगा। जैसे ही मैं ओके दबाऊँगा हमारा जो विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट है वो खुल जाएगा। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट में नोड इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा node -v। अब मैं अगर इस चीज़ को एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे मुझे नोड का वर्जन वो दिखाता है। अभी मेरा वर्जन जो है वो है 16.13.1। आपके सिचुएशन में डिपेंडिंग ऑन आप कब इंस्टॉल कर रहे हो ये डिफ़र कर सकता है। इसके साथ नोड के साथ साथ ही एक और CLI टूल मेरे पास इंस्टॉल हो जाता है, वो भी है इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है सही से वो चेक करने के लिए मैं टाइप करूँगा npm -v। अब मैं अगर एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे आपको npm यानी कि नोड पैकेज मैनेजर का भी वर्जन यहाँ पे दिख रहा है जो है 18.1.2 मेरी सिचुएशन में। डिपेंडिंग ऑन आप कब इंस्टॉल कर रहे हो आपकी सिचुएशन में ये भी वर्जन डिफर कर सकता है। तो ये था हमारा नोड का इंस्टॉलेशन। विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने के लिए मैं मेरे गूगल पे जाऊँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा VS कोड और एंटर दबाऊँगा। जो सबसे पहला सर्च रिजल्ट मुझे मिल रहा है code.visualstudio.com, वो विजुअल स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे मुझे डाउनलोड फॉर विंडोज़ का जो ऑप्शन है वो दिख रहा है। अगर आपकी सिचुएशन में ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, डिपेंडिंग ऑन आप ये वेबसाइट कब देख रहे हो, तो आप डाउनलोड लिंक पे जाके भी इसका जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं डाउनलोड स्टार्ट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि डाउनलोड जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड हो रहा है। अब अभी ये जो इंस्टॉलर है वो विंडोज़ के लिए डाउनलोड हो रहा है। आप जब ये डाउनलोड करोगे तो डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम वो डाउनलोड होगा। अब यहाँ पे इंस्टॉलर डाउनलोड हो चुका है तो मैं इस पर क्लिक करके जो इंस्टॉलेशन विज़ार्ड है वो स्टार्ट कर देता हूँ।
तो सबसे पहली चीज़, ये इंस्टॉलेशन विजार्ड में मुझे क्या पूछ रहा है, लाइसेंस अग्रीमेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट बोल के नेक्स्ट करता हूँ। तो उसके बाद ये मुझे इंस्टॉलेशन का लोकेशन पूछेगा, मैं जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो वही रखूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद ये मुझे स्टार्ट मेनू फोल्डर के लिए पूछ रहा है, तो अगेन मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही सिलेक्ट रखूँगा। और यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये पूछ रहा है मुझे, इसमें भी मैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रख के ही नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये मुझे बोल रहा है कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशंस थे वो सिलेक्ट कर लिए हैं, अब मुझे ये जो है ये सेटअप ये रेडी टू इंस्टॉल है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा इंस्टॉलेशन विजार्ड कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे वो एक ऑप्शन दे रहा है फिनिश का, और यहाँ पे वो एक चेकबॉक्स दिया है इसने कि लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। तो जब मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर देगा। तो हम टेस्ट करने के लिए कि विजुअल स्टूडियो कोड सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, हम ये चेक रखेंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा तो एक विजुअल स्टूडियो कोड का इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने विजुअल स्टूडियो कोड का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एम्प्टी फोल्डर बना लूँगा। मैं उसको नाम देता हूँ व्यू ट्रेनिंग। जैसे ही मैंने फोल्डर बनाया, अब मैं नेक्स्ट चीज़ में क्या करता हूँ, उस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ और वहाँ पे उस फोल्डर को ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। वो करने के लिए मैं दबाऊँगा या फिर मैं टाइप करूँगा कोड स्पेस डॉट और उसके बाद मैं एंटर दबाऊँगा। अब ये जो फोल्डर है मेरा, ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी है, यहाँ पे एक एम्प्टी इंडेक्स फाइल बनानी है। तो मैं इसको सिंपली बोलता हूँ index.html। तो यहाँ पे मेरा एक प्लेन index.html फाइल बन गया इस फोल्डर में। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बेसिक सा जेसन बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एकदम बेसिक सा HTML स्केलेटन है। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे फॉर सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे इसका टाइटल जो है वो चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे Vue.js ट्रेनिंग। और सबसे आखिरी में मैं यहाँ पे जो Vue.js की फाइल है वो यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा https उसके बाद unpackage.com/vue@3। तो ये हमने Vue.js की जो लाइब्रेरी थी वो हमने लोड कर ली हमारे वेब पेज पे फ्रॉम CDN। अब इस चीज़ को मैं सेव करता हूँ और मेरे कंसोल पे मेरे जो टर्मिनल है उसमें वापस आता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ npx स्पेस लाइट सर्वर। अगर आपने लाइट सर्वर इसके पहले यूज़ नहीं किया होगा तो मे बी ये आपको इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा। अगर वहाँ पे वो पूछता है तो आप येस बोल के वाई बोल के येस कर सकते हैं। अब मैं इसको एंटर दबाता हूँ और जैसे ही मैं इसको एंटर दबाता हूँ और यहाँ पे आप वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन है अब वो लोड हो चुकी है और हमने हमारा व्यू जो है मिनिमम सेटअप जो रहता है एक वो हमने कर लिया है। इसको मैं कंट्रोल यू बोलता हूँ और यहाँ पे जो हमने ये जो CDN से व्यू की जो लाइब्रेरी लिंक की थी उस पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो लाइब्रेरी यहाँ पे लोड हो रही है, यानी हमने सही लाइब्रेरी को यहाँ पे पॉइंट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, हम एक व्यू का एप्लीकेशन माउंट करेंगे हमारे वेब पेज पे। तो वो करने के लिए मैं मेरे एडिटर पे वापस आता हूँ और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग देता हूँ। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर बेसिकली मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा view.create app। और इस ऐप को फ़िलहाल मैं जो ऑब्जेक्ट पास करूँगा वो अभी के लिए एम्प्टी है, लेकिन जल्दी ही हम इसमें कुछ डेटा पास करेंगे। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ माउंट। तो माउंट बेसिकली मेरी मेथड है जिसको हमको बताना है कि हमें ये एप्लीकेशन कहाँ पे माउंट करना है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट होगा एप्लीकेशन। तो वो स्टार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट बना लिया डिव। तो इस डिव के अंदर सारा का सारा मेरा व्यू का एप्लीकेशन रहेगा। अब मुझे इस डिव को मेरे माउंट को पास करना है। तो वो पास करने के लिए सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन ये जो डिव है इस पर एक आईडी दे देता हूँ। उस आईडी का नाम है ऐप। अब मुझे क्या करना है, ये जो आईडी है ये इस माउंट को पास करना है। मैंने जैसे ही माउंट को आईडी पास कर दिया, इस चीज़ को अगर मैं सेव कर देता हूँ तो अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। अब ये सक्सेसफुली लोड हुई है या नहीं हुई है ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेटा नाम का मेथड बनाते हैं। ये जो डेटा मेथड है ये जो भी कोई चीज़ रिटर्न करेगा वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगी मेरे इस ऐप के अंदर या फिर मेरे टेम्पलेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ रिटर्न। यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलता हूँ रिटर्न। ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मैं क्या रिटर्न करता हूँ, टाइटल। और टाइटल में मैं बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब क्या होगा,
बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ये रिटर्न होगा ये अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करता हूँ इस टाइटल को। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए एक इंटरेस्टिंग सा सिंटैक्स है मेरे Vue.js में। यहाँ पे मुझे क्या करना है, दो करली ब्रेसेस ओपनिंग वाले देना है और दो क्लोजिंग करली ब्रेसेस देना है, और इसके अंदर यहाँ पे मुझे लिखना है टाइटल। ये जो चीज़ है बहुत ही सिमिलर है एंगुलर से। अगर आपने एंगुलर यूज़ किया होगा तो एग्जैक्टली सेम वे में हम डेटा जो है वो डिस्प्ले करते हैं हमारे टेम्पलेट्स में। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेलो वर्ल्ड है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए H1 टैग में डाल देता हूँ। इसको H1 टैग में मैं टाइटल डाल के अब फिर मेरे वेब ब्राउज़र पे आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी जो हमने ये किया, यहाँ पे जो हमने डिस्प्ले की ये वैल्यू फ्रॉम दिस डेटा, उसको हम बोलते हैं डेटा बाइंडिंग। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ डेटा बाइंड नहीं कर सकते, हम और भी ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमें पता है कि टाइटल के अंदर स्ट्रिंग है, तो हम स्ट्रिंग की जो मेथड्स होती है वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ टाइटल डॉट टू अपर केस। अगर मैं यहाँ पे टू अपर केस बोलूँगा और इस चीज़ को सेव करके मेरे ब्राउज़र पे आऊँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड जो है वो अपर केस में दिख रहा है। यहाँ पे मैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड कॉल करूँ, मैं मल्टीपल मेथड्स भी यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइटल के बाद मैं कॉल करता हूँ स्प्लिट, जो क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा टाइटल को। मैं स्प्लिट करता हूँ स्पेस दे के, तो हमारा जो ये बीच में का स्पेस है इसको पकड़ के दो जो वर्ड्स है वो स्प्लिट हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको वापस से जॉइन बोलता हूँ, और जॉइन में मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं डैश बोलता हूँ, तो हमारा स्पेस हट के क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। और आखिरी में मैं पूरी जो स्ट्रिंग है उसको टू लोअर केस कन्वर्ट कर लूँगा। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे स्पेस को हटा के हमने यहाँ पे डैश ला लिया है, और साथ ही साथ मेरी पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे लोअर केस में दिख रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो ये टेम्पलेट बाइंडिंग है ये अलग से करनी है, मैं एक स्ट्रिंग के बीचों बीच भी टेम्पलेट बाइंडिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक H3 बनाता हूँ। H3 में मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ, और दिस इज़ अ के अंदर मैं ये डबल कोट्स दे रहा हूँ, और डबल कोट्स के अंदर मैं जो हमारा सिंटैक्स है वो लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइटल प्रोग्राम। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग के बीचों बीच हमने हमारा जो डेटा था वो डिस्प्ले किया है, और यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज़ अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। डेटा डिस्प्ले कराने के अलावा हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ H2, और H2 के अंदर मैं अगेन हमारा सिंटैक्स लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 1 + 1। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे अगर वापस आके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे 2 मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मैं और कंडीशनली भी डेटा डिस्प्ले कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलता हूँ इज़ हेलो वर्ल्ड। अगर हेलो वर्ल्ड जो है अगर ट्रू है तो ही मुझे ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है, अदरवाइज मुझे अननोन या फिर कुछ अलग स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है। तो मैं ये सारा डेटा फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे अलग से एक H2 टैग बनाता हूँ। सॉरी, ये H1 बन गया, मैं बोलता हूँ H2। और अब यह यहाँ इसके अंदर मैं क्या बोलता हूँ, इफ़ इज़ हेलो वर्ल्ड। अगर हेलो वर्ल्ड है तो ही मुझे यहाँ पे टाइटल डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा टाइटल, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं सीधे बोलूँगा नॉट अवेलेबल। यहाँ पे मैं सिंपली क्या डिस्प्ले करने वाला हूँ, नॉट अवेलेबल। इस चीज़ को अगर मैं सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, क्योंकि अभी इज़ हेलो वर्ल्ड की जो वैल्यू है वो ट्रू है। अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, नॉट अवेलेबल। सो इस तरीके से हम टेरनरी ऑपरेटर का यूज़ करके हम कंडीशनली भी डेटा जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। वैल्यूज़ के साथ साथ हम HTML एट्रीब्यूट्स भी हमारे टेम्पलेट में बाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ href, और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा https, और यहाँ पे मैं बोलूँगा www.google.com। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये लिंक जो है ये मेरे HTML में बाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक एंकर टैग क्रिएट करूँगा। एंकर टैग में जो href है, मैं यहाँ पे सीधा ये href ऐसे यूज़ नहीं कर सकता, ये प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे। उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा v-bind और उसके बाद एक कॉलन। तो अब उसको पता चलेगा कि ये जो है ये टेक्स्ट नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रॉपर्टी है जिसको इसको बाइंड करना है। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मैं बोलता हूँ सिंपली गो टू लेट्स से गूगल।
अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो लिंक है वो यहाँ पे मिल रही है मुझे, उसका नाम है गो टू गूगल। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो वेब पेज है वो सीधा चला जाएगा गूगल पे। मैं वापस से बैक करता हूँ यहाँ पे मैं और भी प्रॉपर्टीज़ बाइंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ टारगेट को मैं बोलता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अब क्या होगा, ये जो लिंक है वो एक नए टैब में ओपन होगी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा टारगेट। अगेन मैं इसको उसी तरीके से बाइंड करूँगा जैसे मैंने पहले href को किया था। ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी का नाम है यहाँ पे एट्रीब्यूट का वही मैं यहाँ पे दूँ, मैं यहाँ पे कुछ और भी नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे वैल्यू, या फिर उसका यहाँ पे बोल सकता हूँ टाइप, और वो फिर मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे हमने मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में ये सब दे रहा था, मुझे ये स्क्रिप्ट टैग से निकालना है यहाँ पे, और मुझे ये देना कहाँ पे, एंकर टैग में। यहाँ पे मुझे टारगेट में मैं देता हूँ टाइप। अब मुझे क्या करना है, अगेन वो जो वी बाइंड है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ वी बाइंड, और इस चीज़ को अगर मैं सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आके रिफ्रेश करके यहाँ पे गो टू गूगल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी गूगल की लिंक है, क्योंकि हमने टारगेट जो है वो ब्लैंक दिया है, तो वो एक नए विंडो में या फिर बोल सकते हैं नए टैब में ओपन हो रही है। वी बाइंड का एक शॉर्ट हैंड सिंटैक्स भी है। मुझे यहाँ पे पूरा वी बाइंड जो ये वर्ड है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ से वी बाइंड और हटा देता हूँ। यहाँ से भी मैं वी बाइंड हटा देता हूँ और मेरी जो एट्रीब्यूट है उसके पहले सिर्फ एक सेमी कॉलन, नॉट सेमी कॉलन, डबल कॉलन अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो मेरा व्यू ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि यहाँ पे हमें वी बाइंड अप्लाई करना था। अब मैं अगर इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आके देखता हूँ तो अभी भी मेरी जो लिंक है वो यहाँ पे सही तरीके से काम कर रही है। Vue.js में एक स्पेशल डायरेक्टिव भी होता है जिसका नाम होता है vif। इसका यूज़ करके आप इफ़ या एल्स स्टेटमेंट्स भी आपके टेम्पलेट्स में यूज़ कर सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं एज, और उसकी वैल्यू जो है वो अभी होगी 17। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक h3 देता हूँ और h3 के अंदर मैं बोलता हूँ vif अगर एज ये ग्रेटर दैन 21 है तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यू आर अलाउड to drink as well as drive। आप you are allowed to drink as well as drive but not at the same time। आपको एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे h3 सिंपली, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ वी एल्स। एक बात का ध्यान रखना है, वी एल्स ये एग्जैक्टली नीचे आना चाहिए इफ़ के। अगर इसके बीच में कुछ और चीज़ आ जाती है तो ये जो सीक्वेंस है वो काम नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे एल्स में क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली बोलता हूँ यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक और ड्राइव। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे क्या मिल रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक और ड्राइव, क्योंकि जो मेरी एज है वो 21 से कम है। अगर मैं इसको बढ़ा के 23 कर देता हूँ और इस चीज़ को सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू आर अलाउड टू ड्रिंक एज वेल एज ड्राइव बट नॉट एट द सेम टाइम। यहाँ पे आप इफ़ और एल्स की जगह के साथ साथ एल्स इफ का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ऊपर और यहाँ पे अगेन मेरा ऑर्डर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। यहाँ पे मैं एक और कंडीशन डाल दूँगा वी एल्स इफ़। अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या डालूँगा, इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 18 एंड एज इज़ लेस दैन 21। अगर एज जो है मेरी वो 18 से ऊपर है लेकिन 21 से अंदर है तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यू आर अलाउड टू ड्राइव बट नॉट ड्रिंक। आपको ड्रिंक करना अलाउड नहीं है लेकिन आप ड्राइव कर सकते हो। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे आके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ओके यहाँ पे बोल रहा है वो यू आर अलाउड टू ड्रिंक एज वेल एज ड्राइव, क्योंकि अभी जो मेरी एज है वो 21 से ऊपर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस एज को सेट कर देता हूँ लेट्स से 19। अब मैं इस चीज़ को सेव करके मेरे ब्राउज़र पे आता हूँ तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, जो हमारा एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ पे जो हमें डिस्प्ले हो रहा है वो क्या हो रहा है, यू आर अलाउड टू ड्राइव बट नॉट ड्रिंक। इफ एल्स के साथ साथ हम लूप्स भी Vue.js में यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले कंट्रीज़ नाम का एरे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कंट्री का नाम सबसे पहले इंडिया, फिर मैं बोलता हूँ लेट्स से यहाँ पे रशिया, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बोलता हूँ कनाडा, उसके बाद जापान और आखिरी में लेट्स से मैं बोलता हूँ यहाँ पे ब्राज़ील।
अब ये जो एरे है मुझे लूप करके एक यूएल और एल आई के फॉर्मेट में दिखाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यूएल क्रिएट कर लूँगा और इसके बाद मैं एल आई क्रिएट करूँगा। अब ये जो एल आई है वो डायनेमिकली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मेरे एरे में है उतनी बार क्रिएट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ वी फॉर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कंट्री इन कंट्रीज़। तो ये जो कंट्रीज़ है ये एक्चुअली मेरी ये प्रॉपर्टी है, और ये जो है ये आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपली थिंग भी बोल सकता हूँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ व्हाट यू कैन से रीडेबिलिटी मैं यहाँ पे कंट्री बोल रहा हूँ। अब मुझे ये जो कंट्री है इसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे सिंपली अगेन मैं जो हमारा बाइंडिंग है वो यहाँ पे करूँगा, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कंट्री। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे जो कंट्रीज़ की लिस्ट है मुझे यूएल और एलआई फॉर्मेट में मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं एक कंट्री ज़्यादा ऐड कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं बोलता हूँ नेपाल, और इस चीज़ को अगर मैं सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे आप आके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायनामिकली यहाँ पे वो कंट्री मिल रही है जो हमने वहाँ पे ऐड की थी। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। इनकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे ऑफ लेता हूँ और इस चीज़ को सेव करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जैक्टली सेम फीचर हमें मिल रहा है। यहाँ पे आप जो फॉर लूप है इसके अंदर इन यूज़ करो या फॉर ऑफ यूज़ करो, इट डजेंट मैटर, आप दोनों चीज़ें सेम ही काम करेगी। Vue.js में एरेज के साथ साथ मैं ऑब्जेक्ट्स को भी लूप कर सकता हूँ। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ सिटीज़ नाम का, और यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो की है ऑब्जेक्ट की वो होगी कंट्री का नाम, और उसके जो वैल्यू होगी वो होगी सिटी। यहाँ पे अगेन मैं नेक्स्ट सिटी लेट्स से क्रिएट कर लेता हूँ नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ बोलता हूँ यहाँ पे लेट्स से कनाडा का सी कैपिटल, और यहाँ पे कनाडा की सिटी एक कोई भी जैसे वाटरलू। उसके बाद सबसे आखिरी में लेट्स से मैं एक और सिटी यहाँ पे बना लेता हूँ जापान, और जापान की सिटी अगेन टोक्यो। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और अब इसको मैं लूप करता हूँ। तो सिंपली अगेन हम सिमिलर वे में ही लूप करेंगे। यहाँ पे एक यूएल बनाता हूँ, उसके अंदर एलआई बनाता हूँ, उसके अंदर मैं वी फॉर लगाता हूँ। वी फॉर में मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा सिटी ऑफ या इन, आप जो भी आपको बोल सकते हो। सिटी इन सिटीज़, यहाँ पे मैं बोलूँगा सिटी। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो की वैल्यूज़ थी, जो एक्चुअली में सिटीज़ के नेम थे, वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे सिटीज़ के जो नेम है वो मिल रहा है। अगर मुझे कंट्रीज़ के भी नेम चाहिए तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। मैं इसको इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स में डालूंगा और यहाँ पे बोलूँगा की। अब ये जो की है मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा की, और इस चीज़ को अगर मैं सेव करके मेरे ब्राउज़र पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि की में मुझे उस कंट्री का नाम मिल रहा है और सिटी में उस जो सिटी है उसका नाम मिल रहा है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये जो वर्ड है ये की देना है। यहाँ पे मैं कंट्री भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा कंट्री, और इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे फिर से अगेन कंट्री स्पेसिफाई करके सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो की वैल्यू पेयर्स है, कंट्री नेम एंड सिटी नेम, मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। Vue.js में हम इवेंट बाइंडिंग भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा। यहाँ पे मैं एक नई प्रॉपर्टी अगेन बना लेता हूँ। यहाँ पे सिटीज़ के नीचे मैं बोलता हूँ काउंट, और काउंट जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो होगा 0। यहाँ पे मैं सबसे ऊपर अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक h1, और h1 के अंदर मैं काउंट को सिंपली डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा काउंट। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 बटन्स बनाता हूँ। अगेन बटन एक में होगा प्लस और दूसरी बटन अगेन इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे होगा माइनस। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा वी ऑन, और यहाँ पे मैं बोलूँगा क्लिक। सो ये जो इवेंट है वी ऑन, ये बेसिकली डिटरमाइन करेगा कि यहाँ पे हमें एक क्लिक इवेंट लगाना है। यहाँ पे वी ऑन जो होगा वो डिटरमाइन करेगा कि इवेंट होगा, और उसके बाद इवेंट का नाम जो है क्लिक। अब क्लिक पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, क्लिक पे इस बटन क्लिक इवेंट को ट्रिगर होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे काउंट प्लस प्लस। तो जैसे ही कोई प्लस पे क्लिक करेगा तो हम काउंट की वैल्यू 1 से ऊपर कर देंगे। और अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ वी ऑन, अगर कोई माइनस बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, काउंट की जो वैल्यू है वो 1 से माइनस हो जाएगी। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे वापस आके देखता हूँ। यहाँ पे अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो 1 से ऊपर हो रही है, और जैसे ही मैं माइनस पे क्लिक करना स्टार्ट करता हूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो 1 से माइनस हो रही है।
ऑन क्लिक इवेंट पे अभी हमने यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिखे थे, लेकिन हम यहाँ पे मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो यूज़ करने के लिए जैसे हमने डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वैसे ही मैं एक मेथड्स नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर दो मेथड्स बनाता हूँ। सबसे पहली होगी इंक्रीमेंट और दूसरी मेथड जो होगी हमारी वो होगी डिक्रीमेंट। यहाँ पे मैं बोलता हूँ डिक्रीमेंट। अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कॉमा दे देता हूँ। नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करना है, ये जो काउंट है वो मुझे एक्सेस करना है इन दोनों मेथड्स के अंदर। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ दिस डॉट काउंट प्लस प्लस। तो इंक्रीमेंट के अंदर हम इंक्रीमेंट करने वाले हैं और डिक्रीमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे इफ़ दिस डॉट काउंट, अगर काउंट जो है वो अगर 0 से ज़्यादा है तो ही हम उसको डिक्रीमेंट करेंगे, नहीं तो हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे बोलता हूँ दिस डॉट काउंट माइनस माइनस। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट के टाइम पे हमने सीधा सिर्फ इंक्रीमेंट किया 1 से। लेकिन अगर डिक्रीमेंट अगर यूज़र करने की कोशिश कर रहा है तो हम पहले चेक कर लेंगे कि काउंट अगर 0 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो 0 से ऊपर है तो ही हम उसको डिक्रीमेंट करने वाला है। अब ये जो दोनों मेथड्स हैं हम यूज़ कर लेते हैं हमारे इवेंट्स में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बोलता हूँ इंक्रीमेंट और यहाँ पे मैं बोलता हूँ डिक्रीमेंट। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आके सबसे पहले तो मैं प्लस दबाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगेन मेरी सारी जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीमेंट हो रही है। लेकिन अब मैं अगर माइनस दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि 0 जब तक नहीं होता है वैल्यू तब तक वो माइनस यानी कि डिक्रीमेंट करता जाता है वैल्यू। लेकिन जैसे ही वैल्यू मेरी 0 हो जाती है तो डिक्रीमेंट करना रोक देगा। यहाँ पे इवेंट्स यूज़ करने के लिए मेरे पास एक शॉर्ट हैंड सिंटैक्स भी है। जैसे अगेन हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट बाइंडिंग के लिए शॉर्ट हैंड सिंटैक्स देखा था, वैसे ही मुझे पूरा वी ऑन जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली क्लिक के पहले @ स्पेसिफाई कर सकता हूँ। सेम अगेन चीज़ यहाँ पे। अब मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर क्लिक लिखता हूँ तो भी मेरा क्लिक इवेंट जो है इस बटन पर अप्लाई हो जाएगा। इस चीज़ को अगर मैं एक बार सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पर आके टेस्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो यहाँ पे काम कर रहा है। क्लिक इवेंट के साथ साथ आप और भी इवेंट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो सारा अननेसेसरी कोड है फिलहाल जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ मैं सिंपल सा और यहाँ पे इसको आईडी देता हूँ मैं यहाँ पे लेट्स से रूट। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा। मैं बोलता हूँ हैश रूट। रूट को मैं सबसे पहले तो मैं विड्थ देता हूँ 200 पिक्सल, उसके बाद हाइट देता हूँ मैं इसको 200 पिक्सल, उसके बाद मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर इसकी देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, और आखिरी में मैं इसको बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। और इसका अंदर का जो सारा कंटेंट है उसको सेंट्रली अलाइन करने के लिए वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली मैं बोलूँगा अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक नई प्रॉपर्टी अगेन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा पोजीशन मैं बोलता हूँ आउटसाइड। अब ये जो पोजीशन है मैं इसके अंदर डाल देता हूँ डिव के। तो डिव के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं बोलूँगा पोजीशन। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे आउटसाइड नाम से जो टेक्स्ट है मुझे डिस्प्ले हो रहा है बॉक्स के सेंटर में। अब मुझे क्या करना है, इस पर मुझे 2 इवेंट्स लगाने हैं, माउस एंटर और माउस लीव। जैसे ही माउस एंटर होगा तो आउटसाइड चेंज होकर इनसाइड हो जाएगा और जैसे ही माउस बाहर जाएगा तो अगेन वो आउटसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगेन 2 मेथड्स बना लेता हूँ। सबसे पहली मेथड होगी एंटर। एंटर मेथड पे मैं क्या बोलूँगा, दिस डॉट पोजीशन। ये अगेन जो हमारा ये पोजीशन था वो क्या, उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे एंटर में इनसाइड। और अगर मैं यहाँ पे लीव इवेंट पे ट्रिगर करता हूँ तो यहाँ पे पोजीशन अगेन क्या हो जाएगी आउटसाइड। यहाँ पे मैं दोनों को सेमीकोलंस दे देता हूँ और यहाँ पे अब मैं एंटर और लीव जो मेथड्स हैं वो अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं माउस एंटर बोलूँगा और माउस एंटर में हम क्या बोलेंगे, हम सिंपली कॉल करेंगे हमारी एंटर मेथड, और माउस लीव पे हम कॉल करेंगे हमारी लीव मेथड। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ माउस लीव इक्वल टू लीव। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे आके देखता हूँ। जैसे ही मैं माउस अंदर लेके जाता हूँ इस बॉक्स के तो वो जो आउटसाइड जो वैल्यू थी वो इनसाइड बन जाती है, और जैसे ही मैं उसको बाहर लेके आता हूँ तो जो इनसाइड जो उसका टेक्स्ट था वो आउटसाइड में अब बदल जाता है। तो इस तरीके से हम इवेंट्स जो है क्लिक इवेंट्स उसके अलावा माउस या अलग अलग इवेंट्स पे भी काम कर सकते हैं।
Vue.js में आप जो CSS के क्लासेस होते हैं उनको भी डायनामिकली बाइंड कर सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं इस चीज़ का। यहाँ पे अभी जो मैंने बॉर्डर सॉलिड दी हुई है इसको मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं 2 नए क्लासेस क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूँगा रेड जो है उसमें बॉर्डर जो होगी वो होगी मेरी 2 पिक्सल या फिर मैं बोल सकता हूँ 4 पिक्सल। अभी थोड़ी गाढ़ी बॉर्डर दे देता हूँ, सॉलिड होगी वो, और यहाँ पे वो रेड होगी। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ डॉट ब्लैक। तो इसमें क्या होगा, हमारी जो बॉर्डर होगी अगेन सेम 4 पिक्सल की सॉलिड होगी, लेकिन वो होगी रेड की जगह पे ब्लैक। अब होगा क्या, अगर माउस जो है वो इनसाइड में है तो वो बॉर्डर जो होगी हमारी रेड डिस्प्ले होगी, अगर माउस आउटसाइड है तो वो ब्लैक डिस्प्ले होगी। तो हम इसको देखते हैं कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जो हमारा बाइंडिंग का सिंटैक्स था डबल कॉलन वाला वो देता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ क्लास के साथ के बाद मैं यहाँ पे जो हमारे डबल कोट्स है वो देता हूँ और उसके अंदर मैं देता हूँ करली ब्रेसेस हमारे। लेकिन इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि मुझे डबल करली ब्रेसेस नहीं देना है, मुझे सिर्फ सिंगल करली ब्रेसेस देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेट्स से रेड। अब रेड में क्या होगा, अगर पोजीशन है इक्वल टू लेट्स से इनसाइड, अगर पोजीशन की वैल्यू इनसाइड है तो रेड अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे क्लास का नाम है और राइट हैंड साइड में वो कंडीशन है जो अप्लाई, अगर वो ट्रू होती है तो लेफ्ट हैंड साइड का क्लास अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे एक और कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। सबसे पहले तो हमको क्लास स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मेरे क्लास का नाम क्या है, ब्लैक। अगर ये ब्लैक कब अप्लाई होगा, जब मेरी पोजीशन होगी आउटसाइड। तो अगर कर्सर आउटसाइड है मेरे बॉक्स के तो जो हमारा बॉर्डर होगा नॉर्मल होगा वो होगा ब्लैक। अगर कर्सर अंदर जाता है तो हमारा जो बॉर्डर का कलर है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे आके देखता हूँ तो मुझे आप देख सकते हैं कि 4 पिक्सल की सॉलिड बॉर्डर मिल रही है, लेकिन वो ब्लैक कलर की है नॉर्मल बॉर्डर हमारी, क्योंकि अभी मेरा जो कर्सर है वो बॉक्स के अंदर नहीं है, बाहर है। जैसे ही मैं ये कर्सर अंदर लेके जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो कलर है वो चेंज होके रेड बन रहा है। और अगर मैं फिर से इसको बाहर वापस लेके आता हूँ तो मेरा जो कलर है वो अगेन रेड से क्या हो जाता है, वो हो जाता है ब्लैक। अब तक हमने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए वो आते हैं अंडर वन वे डेटा बाइंडिंग, लेकिन अब हम देखेंगे कि 2 वे डेटा बाइंडिंग कैसे काम कर सकता है, यानी हम टेम्पलेट से डेटा अपडेट करके जावास्क्रिप्ट को कैसे वो चीज़ बता सकते हैं। तो वो करने से पहले ये जो बॉक्स का कोड है जो अभी हमने लिखा था एग्जांपल में, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये स्टाइल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है तो इन स्टाइल्स को भी मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाऊँगा। यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड बनाऊँगा और उसका टाइप देता हूँ मैं टेक्स्ट। नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डाल लेता हूँ सर्च। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी कुछ डेटा मैं टाइप करूँगा वो यहाँ पे नीचे डिस्प्ले कर दूँगा। यहाँ पे मैं बोलता हूँ H1 और यहाँ पे बोलता हूँ मैं यू आर सर्चिंग फॉर, और जो भी मेरा डेटा होगा यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। लेकिन वो करने से पहले मुझे एक और प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी बनाता हूँ सर्च, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होगी वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। अब मैं क्या करता हूँ, सर्च को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा वी मॉडल और यहाँ पे मैं इक्वल टू बोलता हूँ सर्च, और जो भी सर्च में जो भी वैल्यू इस सर्च में हम अपडेट करेंगे वो सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे वापस आता हूँ। अब यहाँ पे लेट्स से मैं टाइप करता हूँ ABCD, तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो टेक्स्ट है जो हमारा H1 टैग के अंदर वो अपडेट हो रहा है जैसे जैसे हम ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर टाइप करता हूँ लेट्स से समथिंग, तो यहाँ पे अब नीचे हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग। तो इस तरीके से हम 2 वे डेटा बाइंडिंग यूज़ कर सकते हैं Vue.js में। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, हम लोग यूज़र कार्ड्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो मैं मेरे एडिटर पे जाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो ये अगेन कोड में जो है उसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा यूज़र्स, और यूज़र्स के एरे में मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा यूज़र का नेम आ जाएगा। इस सिचुएशन में ये मैंने लिखा हर्षल लिमये मेरा नाम। उसके बाद मेरी जो जॉब ये है जॉब टाइटल वो, तो मैं लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसके बाद लेट्स से मेरी जो कंट्री है वो, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंडिया। इसी तरीके से मैं और भी यूज़र्स बना लेता हूँ। यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैं बनाता हूँ
जॉन डो। जॉन डो है क्या है, वो एक मैनेजर है और लेट्स से उसकी कंट्री है यूएसए। अगेन मैं एक और चीज़ यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ अब जॉन डो के साथ साथ जेन डो। जेन डो क्या है, कस्टमर सपोर्ट में है, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं एक और आखिरी यूज़र बना लेता हूँ यहाँ पे यूज़र का नाम लेट्स से मैं देता हूँ फू और उसका लास्ट नेम देता हूँ मैं बार, और यहाँ पे उसका जॉब टाइटल जो है मैं दे देता हूँ लेट्स से इस सिचुएशन में दे देता हूँ मैं शेफ़, और इसकी जो कंट्री है वो लेट्स से मैं बोलता हूँ नेपाल। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे इन यूज़र्स को मेरे टेम्पलेट में डिस्प्ले करता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बोलूँगा डिव को मैं एक क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे क्लास का नाम मैं देता हूँ यूज़र इन्फो। नेक्स्ट इसके अंदर मैं एक h1 दूंगा, h1 के अंदर मेरा यूज़र नेम आएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यूज़र्स को लूप में घुमाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक डिव को मैं बोलता हूँ वी फॉर के अंदर यहाँ पे होगा यूज़र ऑफ यूज़र्स। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक डिव के अंदर h1 बनाऊँगा, h1 के अंदर बोलूँगा यूज़र डॉट नेम। उसके बाद एक पी टैग में, उसके अंदर पी टैग में मैं क्या बोलूँगा, यूज़र डॉट जॉब टाइटल, और सबसे आखिरी में अगेन एक पी टैग में मैं बोलूँगा यूज़र डॉट कंट्री। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को सेव करके मेरे ब्राउज़र पे आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूज़र्स है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। थोड़ा सा इनको हम स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये ऊपर का स्टाइल वैसे ही रहने देता हूँ और नया एक स्टाइल टैग क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं बोलता हूँ यूज़र इन्फो, और यूज़र इन्फो को मैं क्या बोलता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिंपली विड्थ 200 पिक्सल, और इसकी जो हाइट है वो मैं दूंगा 200 पिक्सल। अब मैं इस चीज़ को सेव कर लेता हूँ। अब अगेन इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल सॉलिड। यहाँ पे 200 की जगह पे थोड़ी सी और मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ इसकी, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 300 पिक्सल, ताकि सारे नेम्स यहाँ पे आ जाए। हम इस ट्यूटोरियल में ज़्यादा जो है CSS पे ध्यान नहीं देने वाला है। उसके बाद मैं थोड़ी पैडिंग इसको स्पेसिफाई करता हूँ, वो होगी लेट्स से 10 पिक्सल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो यूज़र कार्ड्स है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मुझे ये 1 बाय 1 ये डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे ये जो मेरा V4 है, इसके ऊपर मैं एक और डिव बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँगा। तो यहाँ पे बोलता हूँ क्लास रैपर, इसके अंदर मैं ये मेरा जो लिस्ट है वो डाल दूँगा। और एक्चुअली मुझे V4 यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, और ये एडिशनल डिव जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ये इंडेंट कर देता हूँ, और जो रैपर है मैं उसको क्या करूँगा, मैं रैपर को बोलूँगा यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स। अब मैं इस चीज़ को सेव करके मेरे ब्राउज़र पे वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्ड्स हैं मेरे यूज़र कार्ड्स यहाँ पे मुझे प्रॉपर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम यूज़र कार्ड्स या अलग अलग यूज़र इंटरफेसेस बना सकता है। लेकिन अभी जो हमने ये चीज़ बनाई इसमें एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ऐसा है कि इमेजिन करो मेरी एप्लीकेशन में मुझे कहीं पे और ऐसा यूज़र कार्ड, सेम यूज़र कार्ड्स बनाने पड़े या यूज़ करने पड़े, तो मुझे इतना जो कोड है वो हर बार लिखना पड़ेगा यूज़र इन्फो जो कार्ड है उसका। सो ये जो है ये एक बेस्ट यूज़ केस है एक कंपोनेंट के लिए। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम इस यूज़र कार्ड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक कंपोनेंट में। तो कंपोनेंट बनाने से पहले मेरे एप्लीकेशन में मुझे कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन वो चेंजेस जो है वो करने से पहले मैं यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है उसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो जॉब टाइटल का स्पेलिंग है वो यहाँ पे गलत है। अब मैं अगर यहाँ पे फिक्स करता हूँ तो मेरा जो जॉब टाइटल है यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगा। तो अगेन सेम चीज़ मुझे यहाँ पे आके मेरे एरे में भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ जॉब टाइटल सेम यहाँ पे और यहाँ पे। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे आता हूँ तो मुझे मेरा जॉब टाइटल मिल रहा है। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है,
मुझे ये जो मैं एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ इसको असाइन करना है एक कॉन्स्ट को। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू जो मेरा क्रिएट ऐप है वो। उसके बाद यहाँ पे जो ये माउंट मैं कर रहा हूँ, ये जो मेथड है मुझे ये यहाँ से कट कर देनी है और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक अलग से स्क्रिप्ट टैग बना के यहाँ पे कॉल करनी है। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ऐप डॉट माउंट। यहाँ पे एक एडिशनल डॉट है, मैं उसको हटा देता हूँ। ये ऐप डॉट माउंट हमने नीचे क्यों लिखा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो कंपोनेंट्स हमें लोड करने हैं वो लोड करने हैं ऐप माउंट होने से पहले। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, ये जो मेरा यूज़र कार्ड है इसके लिए एक नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। तो वो करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ कंपोनेंट्स। इस डायरेक्टरी के अंदर मैं एक नए कंपोनेंट के लिए एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ user-card.js। अब ये जो फाइल है मुझे index.js में लोड करनी है और वो लोड कहाँ करनी है, अगेन जैसा मैंने बताया आपको माउंट जो है उसके पहले। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा स्क्रिप्ट और यहाँ पे मैं src स्पेसिफाई करूँगा कहाँ से मुझे लोड करनी है, कंपोनेंट से, और कौन सी फाइल, user-card.js। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, user-card.js में ये जो ऐप हमने यहाँ पे बनाया कॉन्स्ट, इसका यूज़ करके कंपोनेंट बनाना है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऐप डॉट कंपोनेंट। ऐप डॉट कंपोनेंट जो मेथड है वो दो चीज़ें एक्सेप्ट करेंगी। सबसे पहली एक स्ट्रिंग और दूसरा एक ऑब्जेक्ट। जो स्ट्रिंग होगा वो आपके टैग का नाम होगा जिसका यूज़ करके आप कंपोनेंट को रेंडर करोगे। जैसा हमारे HTML टैग्स होता है, div टैग हो गया या फिर हमारा यहाँ पे p टैग, h1 टैग, उसी तरीके से हम एक कस्टम टैग नेम देंगे यहाँ पे। तो मैं अगेन सेम टैग नेम देता हूँ यहाँ पे जो हमने फाइल को दिया था, जो होगा यूज़र कार्ड। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक टेम्पलेट स्पेसिफाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ टेम्पलेट। जो भी चीज़ इस टेम्पलेट में होगी वो उस कार्ड में रेंडर हो जाएगी। तो मुझे रेंडर करने के लिए सबसे जो पहले जो कोड है यहाँ पे वो कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ये सारा कोड कट कर लेता हूँ और मेरे यूज़र कार्ड के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इंडेंट करता हूँ ताकि ये पढ़ने में ईजी जाए। उसके बाद मुझे यहाँ पे v4 की ज़रूरत नहीं है, तो v4 मैं यहाँ से हटा दूंगा। ये यूज़र डॉट नेम की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ वहाँ पे मैं नेम रखूँगा। सेम अप्लाइज फॉर जॉब टाइटल एंड कंट्री। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ की है ये मुझे एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करना है इस कंपोनेंट के अंदर। तो वो करने के लिए मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बनाऊँगा, उसको बोलूँगा मैं प्रॉप्स। इस ऑब्जेक्ट में मैंने एक और प्रॉपर्टी बनाई प्रॉप्स नाम से, और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा कि मैं कौन सी वैल्यूज़ एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करने वाला हूँ मेरे कंपोनेंट के ऊपर से, यानी कंपोनेंट के पेरेंट से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलता हूँ नेम स्ट्रिंग, उसके बाद जो मेरा जॉब टाइटल है वो क्या रहेगा, वो भी एक स्ट्रिंग होगा, और सबसे आखिरी में मेरी कंट्री, तो अगेन वो भी एक स्ट्रिंग होगा। तो इस तरीके से हमने हमारा कंपोनेंट बना लिया है। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और इस कंपोनेंट को मैं सीधा यूज़ करता हूँ मेरे HTML फाइल में। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने के लिए सिंपली बोल सकता हूँ कार्ड। जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है नेम, वो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे यूज़ करनी है मेरे HTML में। अब मुझे क्या करना है, फॉर लूप जैसा मैंने पहले लगाया था सेम मैं फॉर लूप यहाँ पे लगा लूँगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ v4 इक्वल टू यूज़र इन यूज़र्स। अब मैं अगर इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे आके देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे एम्प्टी कार्ड्स यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अब तक हमने कार्ड्स तो रेंडर कर दिए, लेकिन जो प्रॉप्स थे 3 हमने वो यहाँ पे अब तक पास नहीं किया है। तो वो पास करने का एकदम सा ईजी सा तरीका है। सबसे पहले तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आ जाता हूँ ताकि ये पढ़ने में ईजी जाए। अब मैं वो जो प्रॉप्स है वो पास करता हूँ। तो सबसे पहला मेरा प्रॉप है नेम, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, डबल कॉलन इक्वल टू नेम। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यूज़र डॉट नेम। नेम की वैल्यू कहाँ पे है, यूज़र डॉट नेम में। अगेन सेम चीज़ मैं जॉब टाइटल के लिए करूँगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ जॉब टाइटल इक्वल टू यूज़र डॉट जॉब टाइटल। और सबसे आखिरी में मेरे पास कौन सा प्रॉपर्टी है या फिर कौन सा पैराम है, वो है कंट्री। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंट्री इक्वल टू यूज़र डॉट कंट्री। अब अगर मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मुझे मेरा जॉब टाइटल नहीं दिख रहा है। आई गेस उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने जॉब टाइटल जो है वो कैमल केस में स्पेसिफाई किया है, लेकिन यहाँ पे मैं कैमल स्पेस में एज अ बाइंडिंग इसको पास नहीं कर सकता।
तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टी कैपिटलाइज था सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे इसको स्मॉल कर देना पड़ेगा, और जहाँ पे मैंने कैपिटलाइजेशन किया था उसके पहले मुझे एक हाइफन देना पड़ेगा। सो जब मैं कैमल केस में इस तरीके से यहाँ पे प्रॉप्स एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझे वो इस तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ता है। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे वापस आके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो कार्ड्स है वो यहाँ पे प्रॉपरली रेंडर हो रहे हैं। जिस तरीके से हमने हमारे index.html में डेटा नाम का फंक्शन बनाया था उस तरीके से आप सेम फंक्शन एक कंपोनेंट में भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं कॉमा देके बोलता हूँ डेटा, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे जो डेटा रिटर्न करेगा वो अवेलेबल हो जाएगा हमारे यहाँ पे इसकी टेम्पलेट में। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ सबसे पहले टाइटल जो उसका होगा वो होगा फुल नेम, उसके बाद उसका जो है जॉब तो वो होगा उसका पोजीशन लेट्स से मैं बोलता हूँ, और सबसे पहले उसके बाद में मैं बोलता हूँ यहाँ पे लोकेशन। तो लोकेशन यहाँ पे हो जाएगा उसका लोकेशन। अब मैं ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ उसको सबसे पहले तो फुल नेम, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ टाइटल, तो टाइटल की जो वैल्यू है वो है फुल नेम तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अगेन सेम चीज़ अप्लाई होती है जॉब टाइटल के लिए। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ जॉब, तो यहाँ पे पोजीशन प्रिंट हो जाएगा। और सबसे आखिरी में मैं ये चीज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो उसकी की है वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे नेम के पहले प्रिंट होगा फुल नेम, जॉब के पहले पोजीशन और कंट्री के पहले लोकेशन। तो अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हमने हमारी डेटा फंक्शन में स्पेसिफाई की थी वो हमें हमारे HTML में आउटपुट मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि हम कंपोनेंट से डेटा पास कैसे कर सकते हैं उसके पेरेंट को। इस सिचुएशन में हमारा पेरेंट क्या है, index.html। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मेथड्स नाम की प्रॉपर्टी बना लेते हैं सिमिलरली जैसा हमने index.html में बनाया था। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे एक नया मेथड क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे उस मेथड का नाम मैं देता हूँ यूज़र, या फिर मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक्ड नाम देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हो नाम यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक इवेंट बना लूँगा क्लिक इवेंट, और उसको मैं पास कर दूँगा हमारी क्लिक्ड मेथड। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्लिक्ड। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ अलर्ट। हम चेक कर लेते हैं हमारा यूज़र जो है वो यहाँ पे क्लिक हो रहा है या नहीं, क्लिक इवेंट जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करके मेरे ब्राउज़र पे आके किसी यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो अब हमारा क्लिक इवेंट जो है वो काम कर रहा है। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, मुझे नेक्स्ट चीज़ ये इवेंट जो है पास करना है मेरे index.html को। तो वो करने के लिए मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं अलर्ट डिलीट करके यहाँ पे बोलता हूँ this डॉट डॉलर इमिट। डॉलर इमिट में मुझे मेरे इवेंट का नाम पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ यूज़र सिलेक्टेड। सो अब हम इस यूज़र सिलेक्टेड को इमिट कर रहे हैं यूज़र कार्ड से। अब मुझे क्या करना है, ये जो इवेंट है यूज़र सिलेक्टेड ये हमें कैप्चर करना है हमारे index.html में। तो वो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले मैं एक और मेथड यहाँ पे बना लेता हूँ। मेथड का नाम मैं देता हूँ लेट्स से सिलेक्टेड। अब ये सिलेक्टेड जो मेथड है ये अभी फ़िलहाल बोलेगा अलर्ट यूज़र सिलेक्टेड इन यूज़र कार्ड। मैं बस इतना अलर्ट कर दूंगा जैसे ही कोई यूज़र कार्ड पे क्लिक करेगा। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी है, ये इवेंट जो है यूज़र सिलेक्टेड का ये कैप्चर करना है। तो वो कैप्चर करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा टैग था उस पर मैं बोलूँगा @यूज़र, और उसके बाद मैं इस तरीके से एस नहीं लिखूँगा जैसा हमने जॉब टाइटल में हाइफन दिया था। सिमिलरली मैं यहाँ पे हाइफन दूंगा और उसके बाद बोलूँगा सिलेक्टेड, और उसके बाद इक्वल टू मेरी मेथड का नाम जो है सिलेक्टेड। ये जो मेथड है हमने क्रिएट की नीचे, वही सेम मेथड जब भी यूज़र सिलेक्टेड इवेंट ट्रिगर इमिट होगा तो ये मेथड कॉल होगी। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे आके अगर मैं किसी यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो इवेंट है हमने पास किया हमारे पेरेंट को यानी index.html को, जो हम कैप्चर भी कर रहे हैं। इवेंट के साथ साथ आप कुछ डेटा भी पास कर सकते हो आपके पेरेंट को। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे यूज़र कार्ड में मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ मेरे इवेंट नेम के बाद this डॉट नेम। तो ये जो नेम है यूज़र का जो हमें प्रॉप्स से मिल रहा है वो हम वापस पास कर रहे हैं इमिट के साथ साथ। अब ये अगर मैं नेम यहाँ से पास कर रहा हूँ तो मुझे ये एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट मैं कहाँ पे करूँगा, सिलेक्टेड में।
तो मैं नीचे सिलेक्टेड में जाता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ नेम। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपली जो भी नेम मुझे मिल रहा है मैं यहाँ पे अलर्ट में डिस्प्ले कर देता हूँ। तो मैं इस चीज़ को सेव करके मेरे ब्राउज़र पे आता हूँ। अगर मैं फू बार पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अलर्ट में क्या मिलेगा, फू बार। अगर मैं जॉन डो पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अलर्ट में क्या मिल रहा है, जॉन डो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और चीज़ यहाँ पे पास कर सकता हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करूँगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिस डॉट कंट्री, तो जिस कंट्री से यूज़र है मैं उस कंट्री का भी नेम पास कर दूंगा। अब मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में मैं यहाँ पे ये जो डेटा है वो पास कर रहा हूँ, सेम ऑर्डर में मुझे यहाँ पे रिसीव होगा। तो सबसे पहले मुझे नेम मिलेगा और उसके बाद मुझे मिलेगा कंट्री। अब मैं ये दोनों चीज़ें जो है मेरे अलर्ट में पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा नेम फ्रॉम में मैं क्या लिखूँगा, कंट्री हैज़ बिन सिलेक्टेड। तो यहाँ पे ये क्या बोलेगा, सेम जो भी नेम है यूज़र का, फ्रॉम कंट्री हैज़ बिन सिलेक्टेड। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे आके किसी भी यूज़र पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जेन डो पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जेन डो फ्रॉम यूएसए हैज़ बिन सिलेक्टेड। तो ये था इस कोर्स का सबसे आखिरी सेक्शन कंपोनेंट्स पे। यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।